हेलो बैचलर्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और अब हम आपका थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं ऊप्स का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसका नाम है इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आपको मैंने इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि इन टॉपिक्स का बेसिकली मतलब क्या होता है। अब हम इनके बारे में और जानेंगे, इनके ऊपर कोड्स लिखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम इनको यूज क्यों करते हैं, राइट। तो अब हम बस आपका स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी इनहेरिटेंस की डेफिनेशन के साथ। आपको मैंने जब फर्स्ट यूनिट पढ़ाया था, हम लोगों ने जब वो यूनिट पढ़ा था, तब उसमें आपको इनहेरिटेंस की मैंने डेफिनेशन बताई थी, यानी कि उस नाम का क्या मतलब होता है बेसिकली इनहेरिटेंस का। तो उसको हम थोड़ा सा अभी और एक बार और पढ़ लेते हैं कि क्या होता है इनहेरिटेंस का मतलब। ये डेफिनेशन लिखी है यहाँ इसकी, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस इन विच वन क्लास एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ इट्स पेरेंट क्लास ऑटोमेटिकली। In such way, you can reuse, extend or modify the attributes and behaviors which are defined in other class. Other यानी कि parent class, यहाँ पे आप अगर parent class लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो ये जो डेफिनेशन है ये कहना चाहती है कि जो इनहेरिटेंस है वो एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऊप्स का ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे आप अपनी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में, जो कि बेसिकली रियल लाइफ में देखा जा सकता है, क्योंकि जो पेरेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को बच्चे जो होते हैं वो इनहेरिट कर लेते हैं। उसी तरीके से इनहेरिटेंस भी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी टोटल डेफिनेशन है, पूरी की पूरी डेफिनेशन है, जो कि आपने पेपर में लिख करके आएंगे, या कोई अगर आपसे पूछता है कि इनहेरिटेंस क्या होता है तो इतना बोल देना ही काफी होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसके यूजेस हैं, जिनको अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे डिफाइन करके एकदम अच्छे से, तो ये आपका एक बढ़िया सा 7.5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाता है, और विद प्रोग्राम तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन एक तैयार हो जाता है इनहेरिटेंस के बारे में। तो इनहेरिटेंस आपको समझ आया कुछ? इनहेरिटेंस ये है, सपोज आपके पास एक क्लास है जिसका कुछ भी नाम है, पेरेंट नाम रख लेते हैं अभी के लिए हम, राइट। उसमें आपने कुछ भी लिखा, राइट, और हाँ वो पब्लिकली होनी चाहिए। देन आपने उसमें कुछ भी लिखा, उसके बाद आपने एक दूसरी क्लास बनाई, नेम चाइल्ड क्लास। उसमें आपने पब्लिकली अपनी पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लिया। ये लिखने का सिंटेक्स है, यानी कि आपको ये लिखना ही होगा, पब्लिक पेरेंट। आपने पब्लिकली पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लिया, तभी आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, और इसमें चाइल्ड क्लास की अपनी भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, इसको भी आप पब्लिकली डिक्लेयर कर लीजिए और इसमें आप प्रॉपर्टीज लिख दीजिए। तो जो इसकी प्रॉपर्टी थी वो सारी इसमें आ जाएंगी एज इट इज, कुछ चेंज नहीं होगा, जैसा पेरेंट क्लास में थी वैसा ही चाइल्ड क्लास में भी आ जाएंगी। तो इनहेरिटेंस का क्या फायदा हुआ? इनहेरिटेंस का ये फायदा है कि अगर आपके पास कोई क्लास ऐसी है जिसकी सारी चीजें आपको अपनी नई क्लास में चाहिए, और तो और आपको अपनी भी नई चीजें चाहिए, जाहिर सी बात है अगर किसी चीज से कोई नई चीज बनेगी, आप सोचो कि सी से सी प्लस प्लस बनी है, तो क्या सी प्लस प्लस में सी की चीजें नहीं है? जो हम सी में कर सकते थे क्या हम सी प्लस प्लस में नहीं कर सकते? ऐसा तो नहीं है, हम कर सकते हैं। उसमें हम प्रिंट करवा सकते थे, यहाँ पर भी प्रिंट करवा सकते हैं, राइट। तो जब किसी ने सी प्लस प्लस बनाई होगी सी से, तो उसने क्या पूरा कोड दोबारा से लिखा होगा सी का भी, देन सी प्लस प्लस का नहीं, उसके पास सी का कोड था, उसने उसी कोड में चेंजेस लाए थोड़े से, और वो सी प्लस प्लस की क्लास बन गई। तो इसी तरीके से समझिए कि जब आपको कुछ नया बनाना हो पर उसमें कुछ चीजें हैं जो पुरानी ही चाहिए, तो आप वो जो पुरानी चीजें आपने पहले बनाई थी उनको इनहेरिट कर लीजिए नई चीजों में, और उसमें अपनी नई नई चीजें ऐड करते जाइए। ओके, तो इनहेरिटेंस का ये होता है बेसिक मतलब और बेसिक यूज, राइट। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं और हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो अपनी किसी भी बेस क्लास को ड्राइव क्लास में इनहेरिट करने के लिए से पहले बेसिकली आप पहले कुछ एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि वो क्या होते हैं, उनका क्या मतलब होता है, राइट। और उससे भी पहले जो मुझे आपको बताना है दैट इज क्लास हायरार्की। ये तो सभी एक छोटी सी चीज है जो कि आप सभी लोग जानते हैं, सबके रियल लाइफ में रियल वर्ल्ड में होती है। जैसे कि कोई क्लास ए है, राइट, तो उससे आपने इनहेरिट करके क्लास बी बनाई, और उसी से इनहेरिट करके क्लास सी भी बना दी।
तो ये जो होती है एक हायरार्की की तरह होती है। रियल लाइफ में ऐसा होता है, एक ग्रैंडफादर होते हैं, फिर आपके फादर होते हैं, आपके चाचा ताऊ मामा, ये सब मामा नहीं चाचा ताऊ, आपके अंकल होते हैं, आपकी बुआज होती हैं जिनको आंटी कहते हैं इंग्लिश में तो, और फिर आप होते हैं सन, डॉटर, देन आप आपके कजिन्स होते हैं। ये एक हायरार्की तो है। तो इसी तरीके से आपकी क्लास हायरार्की भी होती है, जिसमें कि आपका जो एक बेस क्लास होती है, बेस क्लास क्या होती है, जो कि जिससे सारी चीजें इनहेरिट होंगी। बेस क्लास होती है टॉप मोस्ट क्लास, जिससे सारी चीजें इनहेरिट होंगी, या उसको पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, राइट। इसको मैं जरा रब कर देती हूँ, आपको क्लास हायरार्की समझ आ गया ना। अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में जैसे, तो इतना ही आएगा क्या होता है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। एक होती है आपकी डिराइव्ड क्लास, एक होती है आपकी बेस क्लास, एक होती है आपकी चाइल्ड क्लास, एक होती है आपकी पेरेंट क्लास, राइट। इन दोनों का मतलब सेम है और इन दोनों का भी मतलब सेम है। पेरेंट से तो आप सब समझ ही गए होंगे, तो वही बेस क्लास का मतलब है, जिससे एक नई क्लास आती है आगे, राइट। एक पेरेंट क्लास होती है, उसकी प्रॉपर्टीज को, एट्रीब्यूट्स को, मेथड्स को इनहेरिट करके एक चाइल्ड क्लास बनाई जाती है। या ऐसे बोलें कि एक बेस क्लास होती है, उसकी प्रॉपर्टीज को, मेथड्स को, एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करके एक डिराइव्ड क्लास बनाई जाती है। तो जब ये क्लासेस बनाई जाती हैं, तो ये किस तरीके से इनहेरिट करेंगी प्रॉपर्टीज को और किस तरीके से उनको एक्सेस करेंगी, ये काम करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। तो आपके C++ में 3 एक्सेस स्पेसिफायर हैं, दैट इज योर पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, राइट। यहाँ पे लिखा है बेस क्लास मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कि जो आपके बेस क्लास के मेंबर्स हैं, राइट। जब आपने कोई क्लास आप डिफाइन करते हैं, वहां पर आप लिखते हैं पब्लिक, प्राइवेट, यानी कि आप उसके मेंबर्स को किस तरीके से डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट लिखा है, ये आपकी बेस क्लास के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है? बेस क्लास के लिए। और जो इधर पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट लिखा है, ये आपकी ड्राइव्ड क्लास के लिए लिखा है। ड्राइव्ड क्लास यानी कि आप उस क्लास को किस तरीके से इनहेरिट करना चाहते हैं, पब्लिकली, प्रोटेक्टिकली और प्राइवेटली, राइट, प्रोटेक्टेडली और प्राइवेटली। तो मेन बात यहाँ पर ये है कि इधर जो ये लिखे हैं एक्सेस स्पेसिफायर, ये आपके ड्राइव्ड क्लास के हैं, ठीक है। तो अभी क्या बताना चाहते हैं वो देखिए। अगर आपका कोई भी मेंबर बेस क्लास में पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि पब्लिकली डिक्लेयर है, और आप उसको पब्लिकली ही इनहेरिट भी कर रहे हैं। इनहेरिट करने के लिए जैसे कि यहाँ पे क्लास ए है, तो जैसे कि आपने यहाँ पे क्लास ए लिखा, राइट, सॉरी, आपने एक नई क्लास बनाई क्लास बी, और आप उसको इनहेरिट कर रहे हैं पब्लिक क्लास बी। ये जो है ये क्लास बी को आपने इनहेरिट किया, तो यहाँ पे क्लास बी नहीं लिखने की जरूरत है, आप यहाँ पे सिर्फ बी लिखेंगे, क्योंकि आपकी जो क्लास का नाम है दैट इज ए, है ना। तो यहाँ पे आप सिर्फ ए लिखेंगे, सॉरी वो मैंने बी लिखा था ना शायद पहले, हाँ, तो यहाँ पर आप ए लिखेंगे। तो जब आपने पब्लिक मेंबर्स को, अगर आपके जो क्लास है उसमें मेंबर्स हैं वो पब्लिकली डिक्लेयर हैं, और आपने उसको एक्सेस भी पब्लिकली कर लिया, एक्सेस यानी कि आपने अपना जो नया ड्राइव क्लास बनाया है, आपने उसमें जितने भी क्लासेस हैं उनको पब्लिकली ही देखा। यहाँ पे अगर आपने पब्लिकली डिक्लेयर किया, तो जितने भी एक्सेस स्पेसिफायर्स होंगे, जितने भी मेथड्स होंगे, जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे आपकी क्लास में, कौन सी क्लास में? क्लास ए में, जो कि आपकी बेस क्लास है, उसके जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे पब्लिक ही होंगे, वो सारे पब्लिक ही होंगे ऑटोमेटिकली, ओके। अगर वो प्रोटेक्टेड होंगे, किसमें? आपने उनको अगर प्रोटेक्टेड वे में कॉल किया है, तो वो आपकी क्लास में प्रोटेक्टेड होंगे। अगर आपने उनको प्राइवेटली कॉल किया है, तो वो आपकी क्लास में प्राइवेट होंगे, नई क्लास में। ध्यान रखना, ये जो है, ये जो लिखा है, ये बेस क्लास के लिए लिखा है कि बेस क्लास के मेंबर अगर पब्लिक हैं, तो जब आप उनको पब्लिकली ड्राइव करेंगे तो वो पब्लिक होंगे, अगर आप उनको प्रोटेक्टेड वे में करेंगे तो वो प्रोटेक्टेड होंगे, अगर आप उनको प्राइवेट वे में करेंगे तो वो प्राइवेट होंगे। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर जो है पब्लिक लिखा है, यहीं पे अगर आप प्राइवेट लिख देते हैं तो वो प्राइवेटली इनहेरिट होंगे, अगर आप उनको प्रोटेक्टेड वे में लिख देते हैं तो वो प्रोटेक्टेड वे में इनहेरिट
होंगे। और सेकंड देखिए, अगर आपका एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड लिखा है क्लास ए के मेंबर्स के लिए, पेरेंट क्लास के मेंबर के लिए, और आपने उनको पब्लिकली इनहेरिट किया है, तो वो आपकी क्लास में भी प्रोटेक्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि वो क्लास ए यानी कि अपनी बेस क्लास में, अपनी एक्चुअल क्लास में वो प्रोटेक्टेड वे में डिक्लेयर किए गए थे, तो वो आपकी क्लास में प्रोटेक्टेड वे में ही डिक्लेयर होंगे। और प्रोटेक्टेड होगा तो वो ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड ही होंगे। और जब वो प्राइवेट होगा तो वो भी प्राइवेट होंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको प्राइवेटली बुलवाया है, प्राइवेटली इनहेरिट किया है, तो वो प्राइवेटली ही इनहेरिट होंगे आपके थ्रू आउट द न्यू क्लास। और जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स से आपके मेथड्स एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर होंगे, उनको आप इनहेरिट नहीं कर सकते। इनहेरिट नहीं कर सकते यानी कि आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। बट अगर आपका पेरेंट क्लास में उन्हीं का ही कोई फंक्शन बना होगा तो आप उनको, फंक्शन नहीं मेथड अगर कोई बना होगा तो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अभी तक आपको इतना तो समझ ही आ गया होगा जितना भी मैंने पढ़ाया है, कि अगर आपका C++ में कोई भी क्लास का मेंबर प्राइवेटली डिक्लेयर है और आपने उस मेंबर को, आप उस मेंबर को थ्रू आउट द क्लास एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आउटसाइड नहीं कर सकते। और आपने थ्रू आउट द क्लास में उसको मेथड से एक्सेस कर लिया, तो उसके बाद आप उसको मेथड के द्वारा ही क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। किसके द्वारा? लेकिन मेथड के द्वारा, डायरेक्टली आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट। तो अभी मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया इनहेरिटेंस के बारे में, एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में, किस तरीके से आप उनको डिक्लेयर करेंगे वगैरह वगैरह। अभी स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के साथ। तो सबसे पहला टाइप है दैट इज योर सिंगल इनहेरिटेंस, जैसा कि इसका नाम बता रहा है। सिंगल इनहेरिटेंस क्या करता है? जब आपकी क्लास ए है और क्लास बी ने उसको इनहेरिट कर लिया है, क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट कर लिया है, तो ये सिंगल क्लास को, एक ही क्लास ने इनहेरिट किया है, तो इस इनहेरिटेंस को, इस तरीके के इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, राइट। जब एक ही बेस क्लास हो, राइट, बेस क्लास इज ओनली वन, उस सीन में आप बोलेंगे कि हमने सिंगल इनहेरिटेंस को शो किया है, यानी कि हमने सिंगल इनहेरिटेंस से ड्राइव्ड क्लास को इनहेरिट किया है बेस क्लास से, राइट। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए, अभी थ्योरीज तो हमने बहुत पढ़ ली, अब प्रोग्राम देखते हैं। ये है आपका प्रोग्राम। वही सबसे पहले आपका हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे जो नाम है वो अपना स्ट्रिंग से देने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपकी जो क्लास है दैट इज इंट्रो, यानी कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन होगा। पब्लिकली हमने अपने सारे मेंबर्स को कर दिया है ताकि इसको हम एक्सेस कर सकें आराम से। स्ट्रिंग का नाम हमने एक बंदे का नाम दिया है दैट इज राम, और उसका रोल नंबर है 20। क्या है उसका रोल नंबर? 20। ये एक आपकी क्लास हो गई, इसका नाम हो गया बेस क्लास। ये आपकी क्लास है बेस क्लास, सबसे पहले जो बनाई जाती है दैट इज बेस क्लास और पेरेंट क्लास। और इसके बाद जो बनाई जाएगी ये वाली मार्क्स, इसमें पब्लिक इंट्रो, यानी कि हमने इसको पब्लिकली इनहेरिट किया है। मैंने बताया ना, इसमें इसको हमने पब्लिकली इनहेरिट किया है, तो इसकी जितनी भी चीजें हैं जो पब्लिक हैं वो पब्लिकली इनहेरिट होंगी, जो प्राइवेट हैं वो प्राइवेटली इनहेरिट होंगी, और जो प्रोटेक्टेड हैं वो प्रोटेक्टेडली इनहेरिट होंगी, राइट। तो यहाँ पर तो सिर्फ पब्लिक है, आप अगर चाहें कि क्या होगा प्राइवेटली करेंगे तो आप इसमें अपनी मर्जी से जो चाहें वो डाल सकते हैं, प्राइवेट से भी चीजें डाल दीजिए, प्रोटेक्टेड से भी चीजें डाल दीजिए, दैट डजंट मैटर्स। उसके बाद आपने इसमें भी अपना इंग्लिश, यानी कि आपने इंग्लिश के मार्क्स इसमें पास करें दैट इज 86। और ये वाली जो क्लास है दैट इज योर चाइल्ड क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास, या तो आप इसको चाइल्ड क्लास कहिए या फिर आप इसको डिराइव्ड क्लास कहिए। तो ये वाली जो क्लास है ये इस वाली क्लास से बिल्कुल अलग है, इसका उससे कोई मतलब नहीं है ना। वैसे अगर बाहर से देखा जाए तो दोनों अलग क्लासेस हैं क्योंकि इसका स्कोप यहाँ पर खत्म हो जाता है, पर जब आप इसको देखेंगे पब्लिक इंट्रो, तो ये तो पहली वाली क्लास है ना, तो इसने उसको इनहेरिट कर लिया। अब इसमें ये नाम, रोल नंबर, इसको लिखने की दोबारा से जरूरत नहीं है। और इसको एक्सेस किस तरीके से करेगा अब आप ये देखिए।
आपने ये वाला स्कोप बंद कर दिया, यहाँ पे ये पूरा स्कोप खत्म हो गया, दूसरी क्लास का भी। यहाँ से आपका एक्चुअल कोड स्टार्ट होता है, दैट इज मार्क्स M1। यानी कि आपने अपना एक ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपने अपना एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपने सी आउट, यानी कि आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं नेम, M1 डॉट नेम। अभी आप ये देखिए M1 डॉट नेम, जो M1 ऑब्जेक्ट है ये मार्क्स क्लास का है, राइट। जो M1 ऑब्जेक्ट है वो मार्क्स क्लास का है, लेकिन ये जो नेम है ये एलिमेंट तो आपके फर्स्ट वाली क्लास का था, बेस क्लास का था। बट आपने जब इसको इधर इनहेरिट कर लिया है तो आपको वो वाली चीजें दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। ये काम करता है आपका इनहेरिटेंस। यहाँ पर आपको दोबारा से लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ी और आपने उसको इजीली एक्सेस भी कर लिया, और वो आपका प्रिंट भी करके देगा। आप जब इस कोड को लिखेंगे ना और इसको रन करेंगे वो आपको प्रिंट भी करके देगा। सेम आपने M1 रोल नंबर, M1 इंग्लिश ये सब लिख दिया, तो जो आपने यहाँ पे दिया है वो सब प्रिंट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यूजर की तरफ से इनपुट जाए तो वो भी आप अपने आप कर सकते हैं। उससे भी रिलेटेड मैंने शायद कोई प्रोग्राम लिखा था इसमें, मैं आपको वो आगे आके बताऊंगी किस तरीके से लिखना है। बाकी यहाँ पर अगर बताऊंगी तो टाइम ही ज्यादा जाएगा, राइट। तो आपको सिंगल इनहेरिटेंस बेसिकली पता चल गया कि क्या होता है, राइट। नाउ सी योर मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये आपका सेकेंड टाइप है इनहेरिटेंस का। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, जब आपकी जो क्लास है, जब आपकी बेस क्लास 1 एंड बेस क्लास 2, फिर आपकी जो ड्राइव क्लास है, क्या समझ आया, जब आप दो क्लासेस से या दो से ज्यादा क्लासेस से इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टीज को, तब उस इनहेरिटेंस को मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पर दो क्लासेस हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। जब आपको लगे कि हमारे इस क्लास के लिए, इस वाली क्लास के लिए ऐसी दो या दो से ज्यादा क्लासेस हैं जिनकी प्रॉपर्टीज को हम इनहेरिट कर सकते हैं, मेथड्स को, एट्रीब्यूट्स को, और आप करते भी हैं, तो उस टाइम पर उस इनहेरिटेंस को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन अ क्लास इनहेरिट्स मोर देन वन क्लास नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये इसकी एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज अ फीचर ऑफ C++ वेयर अ क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लासेस, राइट। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज अ फीचर ऑफ C++, ये लिखेंगे ना तो थोड़ा लंबा सा हो जाएगा। वेयर अ क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लासेस। आप यहाँ पे एक से ज्यादा इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लासेस। अगर यहाँ पे सी होती तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे, आपको अपना अलग अलग लिखना पड़ता, राइट। C++ इसीलिए नहीं लाई गई है। तो इसका एक कोड भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए, ये रहा आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस का कोड। और इस कोड के पीछे लिखने का जो मेरा लॉजिक है, आप वो जरा देखिए कि पहली जो क्लास है वो फादर की क्लास है, राइट। फादर की क्वालिटी का हमने एक फंक्शन बनाया है, और ये जो हमने अपना एट्रीब्यूट मेथड बनाया है वो आपने पब्लिकली डिक्लेयर कराया है। तो ये जो क्वालिटी है वो हार्ड वर्किंग है, मतलब कि किसी के जो फादर हैं वो हार्ड वर्किंग है। देन एक दूसरी क्लास बनाई है, दैट इज मदर क्लास। यहाँ पे मैंने कमेंट आउट करके लिख दिया है कि ये बेस क्लास 2 है। उसके भी प्रॉपर्टीज को हमने पब्लिकली डिक्लेयर करा है। और मदर की क्वालिटी है मल्टीटास्कर, किसी की बच्चे की मम्मी जो है वो हार्ड वर्किंग है और मल्टीटास्कर भी है। अभी जो मैंने क्लास बनाई है चाइल्ड की, उसने फादर को भी इनहेरिट किया है और मदर को भी इनहेरिट किया है, और किस वे में करा है, पब्लिकली इनहेरिट किया है। तो क्या होगा कि उसमें इनकी भी क्वालिटीज आ जाएंगी और इनकी भी क्वालिटीज आ जाएंगी, ओके। तो यही होता है नॉर्मल लाइफ में भी, कि एक बच्चा जो होता है वो अपनी मम्मी की भी क्वालिटीज इनहेरिट करता है, अपने पापा की भी क्वालिटीज को इनहेरिट किया करता है। तो अगर आपको पेपर में लिखना हो तो एग्जाम्पल्स में आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये वाला जो कोड है ये सिर्फ क्लास को डिफाइन करने का है। और अगर आप, एक और चीज मुझे आपको बतानी है कि जो क्लास होती है बेसिकली, क्लास इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट। मैंने आपको ये पहले ही बताया था, फिर से बता रही हूँ, याद रखना, क्लास इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट। एक्चुअल काम जो करता है वो ऑब्जेक्ट करता है।
क्लास को तो मेमोरी भी एलोकेट नहीं होती है, जो मेमोरी एलोकेट होती है वो ऑब्जेक्ट को एलोकेट होती है। ये बात हमेशा याद रखना कि क्लास जो होती है वो एक ब्लूप्रिंट होती है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्लास और ऑब्जेक्ट होते क्या है, राइट। तो ये हमने इसका ब्लूप्रिंट पूरा लिख दिया, जितने भी क्लास हमको इसमें डिक्लेयर करनी थी हमने सब कर दी। अब आपको मैं बताती हूँ कि इसके आगे हमको क्या लिखना है कोड में, जिससे कि आप इनको एक्सेस कर सकें और डिस्प्ले करा सकें, राइट। तो ये आपका नेक्स्ट जो कि आप डिक्लेयर करना चाहते हैं, इंट मेन, सॉरी, तो चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट यानी कि पहला बच्चा, तो उसने हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हमने डिक्लेयर कर दिया है चाइल्ड क्लास के को। तो यहाँ पे फर्स्ट डॉट फादर क्वालिटी जब आपने लिखा, तो यानी कि वो जो फादर की क्वालिटीज थी उसने वो इनहेरिट कर ली, और यहाँ पर जब फादर डॉट मदर क्वालिटी आपने लिखा तो उसने अपनी मदर की क्वालिटी इनहेरिट कर ली, और आपने इनको फादर वाली फर्स्ट वाली यानी कि जो आपने ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का क्रिएट किया था उसी से ही एक्सेस भी कर लिया, राइट। तो आपको समझ आया होगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। नाउ आप देखिए हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि जब आपकी बेस क्लास एक हो, राइट, या फिर पेरेंट क्लास, और जो चाइल्ड क्लास हो वो दो से ज्यादा हो, दो या दो से ज्यादा हो, तो इस तरीके के इनहेरिटेंस को हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। व्हेन a base class is inherited by more than one derived class, then this type of inheritance is known as hierarchical inheritance, right? तो इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। सी here जो क्लास है आपके पास, दिस इज अ क्लास नेम्ड एनिमल। तो एनिमल की यहाँ पे इन्फो दे रखी है कि वो एनिमल क्लास है, यानी कि वो ये प्रिंट कर देगा, है ना, कि ये एक एनिमल क्लास है। उसके बाद आपने जो दूसरी क्लास है जो कि आपने डॉग बनाई है, उसने इनहेरिट किया है पब्लिक एनिमल को, है ना, और इसका अपना भी एक फंक्शन है कि डॉग एंड एनिमल, है ना। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने बस ऐसे ही इसको समझाने के लिए आपको ये लिखा है। आपका जो मन करे आप वो लिखिए, बस एग्जांपल देना चाहते थे। देन आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो कैट की क्लास है, जो कि एक एनिमल है। तो जो प्रॉपर्टीज एनिमल में होंगी वो डॉग में भी होंगी और कैट में भी होंगी। यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते थे कि यहाँ पे हम लिख दें 4 lakhs, है ना, तो भी तो ये सही रहता ना अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 4 lakhs, राइट। और यहाँ पर डॉग की क्वालिटी में कुछ और लिख देते हैं, राइट, जैसे कि वो कैसे क्या करता है जो कि कैट नहीं करती, भौंकता है वो, है ना, बार्किंग आप लिख सकते हैं, बट कैट तो बार्क नहीं करती है, भौंकती नहीं है, वो तो म्याऊं म्याऊं करती है ना। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीजें लिख सकते थे, है ना। ये डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप किस तरीके से अपना जो इनहेरिटेंस है उसको यूज करना चाहते हैं। मैंने बस आपको ये एग्जांपल दिया है ताकि आपको समझ आए। तो आपको समझ आया कि एक एनिमल क्लास है, तो एनिमल क्लास की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सारे एनिमल्स में होती हैं, जो कि एक बेसिक क्राइटेरिया है कि अगर कोई भी बंदे को आपको एनिमल कहना है तो उसमें ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तब आप उसको एनिमल कह सकते हैं। उसके ऊपर से उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो अपनी अलग होंगी। अब एनिमल डॉग भी एक एनिमल है, कैट भी एक एनिमल है, लायन भी एक एनिमल है, टाइगर भी एक एनिमल है, ये सब एक एनिमल है, पर ये सारे एक जैसे तो नहीं है ना। अगर ये एनिमल क्लास से हैं तो ये सारे एक जैसे नहीं है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी अपनी अलग अलग चीजें हैं, अपनी अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये जो एनिमल क्लास है, इस क्लास को एक डॉग की क्लास ने इनहेरिट कर लिया। अब डॉग भी तो एक ही क्लास के हैं डॉग, तो वो भी तो टाइप्स ऑफ डॉग्स होते हैं ना, कि अलग अलग ब्रीड्स होती हैं डॉग्स की, मुझे इतना नॉलेज नहीं है ब्रीड्स के बारे में कि कौन कौन से होता है। वैसे ही कैट की अलग अलग ब्रीड्स होती हैं, लायन की अलग अलग होती हैं, तो ये भी तो एक अलग क्लास है। तो इसी तरीके से क्लासेस जो हैं वो और बढ़ती जाती हैं, ये एक हायरार्किकल फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सारी क्लासेस को जितने भी आप यूज करना चाहते थे आपने डिफाइन कर दिया है। अभी आगे का कोड देखते हैं कि अभी इसमें आगे हमको क्या करना है। तो ये इसका आगे का कोड है जहां पर आप चाहते हैं कि आपकी जो वैल्यूज है वो प्रिंट हो जाए। सी डॉग D1 यानी कि आपने जो डॉग क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब सी आउट डॉग क्लास, ये आप चाहते हैं कि वो डिफाइन हो डॉग क्लास। उसके बाद आपने डॉग 1 डॉट इन्फो करा, तो जो पेरेंट क्लास थी
को याद है? जो पेरेंट क्लास थी यहाँ पर, ये जो पेरेंट क्लास है इसमें जो वैल्यूज हैं एनिमल क्लास, ये जा करके प्रिंट हो जाएगा। और जब हमने यहाँ पर डॉग को कॉल किया, यहाँ पर हमने डॉग D1 डॉट डॉग को कॉल किया, तो जो डॉग की ने लिखा था कोट्स में वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? डॉग एंड एनिमल, तो ये जा करके प्रिंट हो जाएगा। होप आपको समझ आया। और उसके बाद जो ये नेक्स्ट आपने ऑब्जेक्ट बनाया वो आपने कैट क्लास का बनाया, कैट कैट 1, वही आपने फिर से कैट क्लास डाला, वही cat1 डॉट इन्फो। तो ये जो पेरेंट क्लास थी, जो उसमें कोटेशंस लिखे थे, जो लाइंस लिखी थी, वो आकर के अब इसमें प्रिंट होंगी। और जो एक cat1 डॉट कैट लिखा है, ये जो कैट में एक्चुअली लिखा था वो प्रिंट होगा। ओके, होप आपको समझ आया होगा कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है। कि जब आपकी जो क्लास है, बेस क्लास है, वो एक हो, और जो आपके इनहेरिटेंस वाली क्लासेस हों जिन्होंने इनहेरिट किया हो बेस क्लास को, वो ज्यादा हों। ओके, एक से ज्यादा हूं। अभी बात आती है आपकी फोर्थ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा, अलग अलग लेवल हैं। तो एक बेस क्लास ये हो गई, ये फर्स्ट लेवल पर है। देन एक सेकंड, ये बस क्या लिख दिया। उसके बाद एक ये नेक्स्ट क्लास है जो कि इसकी डिराइव्ड क्लास है, ये सेकंड लेवल पर हो गई। नाउ इस ड्राइव्ड के लिए एक और ड्राइव्ड क्लास है, इस ड्राइव्ड क्लास के लिए एक और ड्राइव्ड क्लास है, ये थर्ड लेवल हो गया। तो ये वाली जो क्लास है वो इस वाली क्लास के लिए तो बेस क्लास ही तो होगी, राइट। और अगर हम इसको और नीचे तक लेके जाना चाहें, फोर्थ लेवल तक, तो ये उस वाली क्लास के लिए बेस क्लास हो जाएगी, राइट। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है कि जब आपका जो इनहेरिटेंस है वो लेवल बाय लेवल जाए। यानी कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन C++ is the process of deriving a class from another derived class, right। ये एक derived क्लास है इस बेस क्लास की, तो जो प्रॉपर्टीज इस बेस क्लास में होंगी वो इसमें आ जाएंगी, और जो इसमें होंगी वो इसमें आ जाएंगी। तो जो इसमें थी वो इसकी भी तो थी। सपोज इसमें जो बेस क्लास है इसमें लिखा था AB, जो derived क्लास है उसमें लिखा CD, हमने अलग से। और जब हमने इसको इसमें इनहेरिट किया तो इसमें क्या क्या आ गया, इसमें AB भी आ गया और CD तो अपना था ही। तो जो हमारी डिराइव्ड क्लास है उसमें क्या हो जाएगा, ABCD। क्यों? क्योंकि जो AB था वो बेस क्लास का था, वो डिराइव्ड क्लास ने डिराइव करवाया, और जो उसका अपना CD था वो था ही। जब इस वाली क्लास से ये वाली क्लास डिराइव हुई तो इसके पास इस वाली बेस क्लास का भी सामान आया, इस वाली क्लास का भी आया, और अगर इसका अपना होता, सपोज आपने EF भी लिख दिया, तो वो भी इसके पास होता। तो यही होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसको मैंने आपको बताया, द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग ए क्लास फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, ये आपका एग्जांपल। तो ये क्लास है माय क्लास करके, एक क्लास है आपकी, इसका अपना फंक्शन है सम कंटेंट इन पेरेंट क्लास, जो कि इसका फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन। देन इसकी एक दूसरी क्लास है दैट इज माय चाइल्ड क्लास। ये वाली क्लास ने, माय चाइल्ड क्लास ने माय क्लास को इनहेरिट कर रखा है, माय चाइल्ड क्लास ने माय क्लास को इनहेरिट कर लिया है पब्लिकली। तो इसके बाद इसका अपना फंक्शन था व्हाट, कंटेंट इन चाइल्ड क्लास, है ना। उसके बाद जो माय ग्रैंड चाइल्ड क्लास थी उसने माय चाइल्ड क्लास को इनहेरिट कर लिया। जैसे कि एक फैमिली होती है उसमें ग्रैंडफादर होते हैं, राइट, उनके बाद आपके फादर हैं, उनके बाद कोई भी चाइल्ड होता है, मैं आप हम सब, राइट। तो जो ग्रैंडफादर की क्वालिटीज थी वो आपके फादर में आई होंगी, और जबकि फादर में क्वालिटीज हैं वो आप में आई होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसा होता है फैमिलीज में, कहते हैं कि ये ऐसा तो तुम्हारे दादाजी करते थे, ऐसा तो तुम भी वैसे ही करते हो, तुम्हारे दादाजी करते थे। तो इसका मतलब कि जो ग्रैंडफादर में क्वालिटीज थी वो आप में कैसे आई, उनकी क्वालिटीज को अपने फादर, आपके जो फादर हैं उन्होंने इनहेरिट किया, और आपने अपने फादर से उनकी क्वालिटीज को इनहेरिट किया। इसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ है कि जो माय ग्रैंड चाइल्ड क्लास है उसने माय चाइल्ड क्लास को भी इनहेरिट किया है, और माय क्लास को भी इनहेरिट किया, डायरेक्टली नहीं किया है। उसने ये नहीं लिखा कि पब्लिक माय क्लास एंड पब्लिक माय चाइल्ड, उसने ऐसा नहीं लिखा, उसने सिर्फ लिखा पब्लिक माय चाइल्ड। उसने कैसे एक्सेस किया, जो माय ग्रैंड चाइल्ड क्लास थी उसने
माई चाइल्ड को एक्सेस किया, और जो माई चाइल्ड क्लास थी उसने माई क्लास को एक्सेस कर दिया। ओके, जैसे ही आप लिखेंगे माई ग्रैंड चाइल्ड जीवन, जैसे ही आप इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डालेंगे तो ये दोनों एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आया। तो ये आपका लास्ट टाइप है इनहेरिटेंस का, जितने भी अभी तक आपने पढ़े थे। सबसे लास्ट वाला है फिफ्थ वाला, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसमें क्या है, इसमें कुछ नया नहीं है, जो कि पुराने थे उसी का ही हाइब्रिड है। यानी कि जब कोई भी आपकी क्लास वो दो टाइप से इनहेरिटेंस करती है तो उसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी कि द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस टुगेदर व्हाइल डिराइविंग सब क्लास इन अ प्रोग्राम। ओके, तो जब आप एक से ज्यादा ड्राइव क्लासेस को इनहेरिट करते हैं, ड्राइव क्लास बनाने के लिए एक से ज्यादा इनहेरिटेंस को ड्राइव करवाते हैं, तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इसका आपको एक एग्जांपल देके दिखाते हैं। सपोज ये एक क्लास ए है, एक सेकेंड, और ये आपका क्लास बी है, और ये है आपका क्लास सी। तो जो क्लास बी है उसने क्लास ए को इनहेरिट किया, क्लास सी ने क्लास बी को इनहेरिट किया। और अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ से क्लास बी को एक दूसरी क्लास नेम क्लास डी इनहेरिट कर ले, तो ये जो पूरा है दिस विल बिकम योर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। व्हाट? योर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एंड दिस विल बिकम योर सिंगल इनहेरिटेंस। व्हाट? योर सिंगल इनहेरिटेंस। तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, जब आपके दो टाइप के इनहेरिटेंस मिल करके एक सब क्लास बनाते हैं। फाइन, इसका जो एग्जाम्पल है वो आप अपने आप ढूंढेंगे, अपने आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई भी ऑनलाइन हेल्प नहीं लेगा, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना। मैंने आपको चारों पढ़ा दिए हैं, आप किसी भी इनहेरिटेंस को पकड़ना, किसी भी दो इनहेरिटेंस को, और उसको हाइब्रिड इनहेरिटेंस के रूप में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करना। राइट? एग्रीगेशन ये आपका नया टॉपिक है, और इस टॉपिक से पहले मैं आपको एक और टॉपिक बताना चाहती हूँ, दैट इज योर एसोसिएशन। व्हाट? एसोसिएशन। ये जो आपका एसोसिएशन है और एग्रीगेशन है, ये दोनों ही आपके एक तरीके से रिलेशनशिप है दो क्लासेस के बीच में। व्हाट इट विल बी और व्हाट इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस। अब वो रिलेशनशिप किस टाइप का है वो इनके नाम पे डिसाइड होता है। राइट? तो जो एसोसिएशन है उसमें क्या होता है कि आपकी जो दो क्लासेस है उनके बीच में एक लिंक सेटअप होता है, एक कुछ भी एक लिंक है जो उन दोनों को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है। तो आपको एसोसिएशन की अगर डेफिनेशन लिखने को आएगी तो आप यही लिखिए कि एसोसिएशन इन सी प्लस प्लस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस वेयर वन क्लास यूज द फंक्शनैलिटीज प्रोवाइडेड बाय द अदर क्लास। राइट? या फिर आप ये लिख सकते हैं that in an association one class instance is connected to one or more instances of another class। ठीक है, अब एसोसिएशन के बाद हम आपका देखते हैं एग्रीगेशन, जो कि हमको इसमें बेसिकली पढ़ना है। नाउ एग्रीगेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो रिलेशनशिप है दो क्लासेस के बीच में होता है, एग्रीगेशन में भी जो दो क्लासेस हैं उनके बीच में रिलेशनशिप होता है, बट वो दोनों इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। राइट? कि ऐसा नहीं है कि अगर एक क्लास खत्म हो गई तो दूसरी क्लास भी खत्म हो जाएगी, वो दोनों इंडिपेंडेंटली भी एक्सेस कर सकते हैं। एग्रीगेशन का बेसिक मतलब ये होता है। ओके, जैसे कि कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, तो उसमें क्या है, अगर एक बच्चा चला जाए, आप एक कॉलेज का एग्जाम्पल लीजिए। राइट? ये एक कॉलेज है, यहाँ से एक बच्चा चला जाए, स्टूडेंट विल गो। राइट? तो क्या इनके पास स्टूडेंट्स की कमी हो जाएगी, दूसरा कोई और बच्चा आ जाएगा, है ना? आप समझो कि कॉलेज भी एक क्लास है और आपका स्टूडेंट भी एक क्लास है। तो अगर एक स्टूडेंट चला जाता है ना, वैसे ही दोनों एक दूसरे से लिंक है, क्योंकि स्टूडेंट ही जो है वो कॉलेज में पढ़ रहा है, टीचर से पढ़ रहा है, कॉलेज का एक पार्ट है वो, अनटिल एंड अनलेस जब तक वो जाता नहीं है वहां से, है ना? पर लेकिन जैसे ही वो चला जाता है तो क्या वो क्लास डिस्ट्रॉय हो जाएगी? स्टूडेंट के जाने से, स्टूडेंट क्लास के जाने से, स्टूडेंट क्लास के डिस्ट्रॉय हो जाने से क्या कॉलेज क्लास डिस्ट्रॉय हो जाएगी? नहीं होगी। इसी तरीके यही एग्जाम्पल है एग्रीगेशन का, है। अगर आपका स्टूडेंट चला जाता है कॉलेज से तो कॉलेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके लिए नया कॉलेज हो जाएगा। वैसे ही अगर किसी
किसी बदतमीज स्टूडेंट को कॉलेज अगर बाहर निकाल देता है, उसने ये बच्चे को एक्सपेल कर दिया, तो क्या इस स्टूडेंट को नया कॉलेज नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। ये यहाँ पर किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लेगा, यहाँ पर ये एडमिशन ले लेगा, बिल्कुल मिल जाएगा उसको नया कॉलेज, राइट। तो इन दोनों ही क्लासेस में से अगर ये वाली क्लास डिस्ट्रॉय हो जाए या ये वाली क्लास डिस्ट्रॉय हो जाए, डिस्ट्रॉय मतलब कि अब ये समझो, अगर भगवान ना करे ऐसा हो, अगर किसी के कॉलेज में कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए कि वो पढ़ा ना पाए या फिर सिचुएशंस अलाउ ना करें, तो क्या स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिलेगा दूसरा? उसकी लाइफ थोड़ी ना बर्बाद होगी, वो दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेगा, राइट। तो ये होता है एग्रीगेशन, जब आपकी जो दो क्लासेस हैं उनके बीच में रिलेशनशिप हो, बट दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑल्सो, राइट। तो आप यही लिखिएगा कि जो आपका एग्रीगेशन है उसमें आपकी जो दो क्लासेस हैं जिनमें रिलेशनशिप होता है, लिंक होता है, वो इंडिपेंडेंटली भी एक्सेस कर सकती हैं। इफ एनी ऑफ द क्लास डिस्ट्रॉय, दिस विल नॉट अफेक्ट एनीथिंग ऑन दैट अनदर क्लास। पहली क्लास का डिस्ट्रॉय हो जाना या दूसरी क्लास का डिस्ट्रॉय हो जाना सामने वाली क्लास पर अफेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा, तो ये बात ध्यान रखनी है एग्रीगेशन के। तो नेक्स्ट है आपका कॉम्पोजिशन। ये भी एक रिलेशनशिप है दो क्लासेस के बीच में, इतना आपको याद रखना है कि कॉम्पोजिशन भी एक रिलेशनशिप है एग्रीगेशन की तरह, बट इसमें भी कुछ डिफरेंस है एग्रीगेशन से। दैट इज के कॉम्पोजिशन जो होता है वो एक या वन और मोर instance of the other class is composed of one or more instance of other class। कौन? एक class, one class is composed of one class is composed of, यानी कि एक क्लास जो होती है आपकी वो अदर क्लास से बनी हुई होती है, ठीक है। और कॉम्पोजिशन में जो होता है एक क्लास जो होती है वो दूसरी वाली क्लास का, क्योंकि वो उससे कंपोज हुई है, तो वो उसका एसेंशियल पार्ट हो जाती है। क्या होती है? वो उसका एसेंशियल पार्ट हो जाती है। तो अगर आप ऐसे एसेंशियल पार्ट को निकाल के बाहर फेंक देंगे या वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी एक क्लास, तो आपकी दूसरी क्लास भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बेसिकली कंपोजिशन में ये मतलब होता है, जब दो क्लासेस के बीच में ऐसा रिलेशनशिप हो, व्हेन वन क्लास डिस्ट्रॉय देन अदर विल आल्सो डिस्ट्रॉय, राइट। अब कोई भी क्लास का एग्जांपल ले लीजिए, सपोज कोई आपकी हाउस की क्लास है, राइट। ये आपकी क्लास है, एक सेकेंड, और इसमें आपका रूम है जो कि अनदर क्लास है। तो अगर आपका हाउस डिस्ट्रॉय हो जाता है, हाउस वाली जो क्लास है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो आपकी रूम वाली क्लास का कोई मतलब ही नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, राइट। तो इसी तरीके से आप समझिए कि जो रूम है वो हाउस से कंपोज हुआ है, या फिर सॉरी, जो हाउस है वो रूम से कंपोज हुआ है। अगर रूम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो भी पूरा हाउस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसे समझो आप, ठीक है। तो कंपोजिशन में आप यही लिखेंगे कि एक ऐसी क्लास, मतलब ऐसा रिलेशनशिप दो क्लासेस के बीच में जहां पर अगर एक क्लास खत्म हो जाती है तो दूसरी क्लास भी अपने आप खत्म हो जाएगी, ओके। तो यही होता है आपका कॉम्पोजिशन। इसके आप एक रिलेशन सॉरी डेफिनेशन में लिखेगा, कॉम्पोजिशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस वेयर वन क्लास इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर इंस्टेंस ऑफ द अदर क्लास, राइट। द कंपोज क्लास, बेसिकली कंपोज क्लास कौन सी क्लास होती है? जो कि बनाई गई है, द कंपोज क्लास। The composed class is typically an essential part of the composite class, है ना। composite class जिससे के लिए बनाई गई है, या फिर ऐसा कह सकते हैं ना of composite class, सॉरी मैं समझी। then इसके बाद है आपका and if composite class is destroyed the composed class will also be destroyed, right। तो आपको ऐसे इसको डेफिनेशन को लिखना है कि अगर एक भी क्लास डिस्ट्रॉय हो जाती है, कंपोजिट क्लास डिस्ट्रॉय हो या कंपोज क्लास डिस्ट्रॉय हो, अगर कंपोजिट क्लास डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो कंपोज क्लास अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये आपका कंपोजिशन कहना चाहता है, साफ शब्दों में अगर आपको बताया जाए तो, ठीक। नाउ सी पॉलीमॉर्फिज्म, ये आपके चैप्टर का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। पहला तो इनहेरिटेंस ही था, फिर अभी पॉलीमॉर्फिज्म है। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका जो 4 पिलर्स ऑफ सी प्लस प्लस कहते हैं उसका एक पार्ट है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। ये आपके सी प्लस प्लस के ऊप्स के जो है 4 पिलर्स हैं।
तो पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से बता देती हूँ। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। पॉली यानी कि मैनी, एंड मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म बेसिकली। तो पॉलीमॉर्फिज्म का एक डायरेक्ट मतलब जो निकलता है दैट विल बी मैनी फॉर्म्स। अब आप पूछेंगे इन व्हाट सॉर्ट, आप कहना क्या चाहते हैं मैनी फॉर्म से? तो सिंपली कहा जाए तो इंग्लिश में थोड़ा सा बोलते हैं कि we can define polymorphism as the ability of a message to be displayed in more than one form. अब आप सोचेंगे what now this is, इसका मतलब ये है कि आपका जो एक फंक्शन है आप उसको एक से ज्यादा फॉर्म में डिस्प्ले करा सकते हैं। वो कैसे? वो कुछ ऐसे है, सपोज आपका कोई फंक्शन है ऐड टू नंबर्स का। ऐड टू नंबर्स में बेसिकली ऐड का, तो ऐड क्या करता है, दो नंबर्स को या दो से ज्यादा नंबर को ऐड करता है। तो आपने एक फंक्शन बनाया ऐड के नाम से, वहां पर आपने आर्गुमेंट दिए int a int b, राइट। और यहाँ पर आपने इसके रिटर्न टाइप में लिख दिया a प्लस b, ठीक है। आपने एक दूसरा फंक्शन बनाया, एक सेकेंड इसकी थोड़ी सी, आपने एक दूसरा फंक्शन बनाया जिसमें आपने 3 आर्गुमेंट दे दिए। तो ये वही तो है, नाम तो वही है इसका, पर अभी इसका काम अलग हो गया। वो कैसे? यहाँ पर ये 2 नंबर्स को ऐड करा था, लेकिन अब यहाँ पर जब हम इसको रिटर्न करेंगे तो ये 3 नंबर्स को ऐड करेगा, a प्लस बी प्लस सी, राइट। समझ आया पॉलीमॉर्फिज्म? तो अब जरा एक ये फिगर देखिए, यहाँ पर अ मैन लिखा है, यानी कि ये एक मैन है। वो अपने दोस्त के लिए दोस्त होगा, अपने पेरेंट्स का वो सन होगा, अपने बच्चों के लिए वो उनका फादर है, और किसी शॉपिंग प्लेस पे अगर वो जाए तो वो एक कस्टमर है, और जब वो अपनी कंपनी में हो तो वो एक एम्प्लॉय है। तो इस तरीके से एक ही इंसान के, एक ही व्यक्ति के कितने सारे फॉर्म हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म को रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में अगर आप जोड़ें, अगर आप देखें, तो वो कुछ ये दिखाई देता है जो कि हम सबके घरों में होता है। आपके पापा जब घर पर आते हैं तो वो आपके पापा होते हैं, बाहर जब वो काम पर जाते हैं तो वो वहां पर वो काम वाले होते हैं, जो कि वो जो भी वो कुछ काम करते हैं वही सब होते हैं, राइट। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो यही होता है कि एक ही नाम के, एक ही फंक्शन के अलग अलग फॉर्म्स हैं, राइट। कि वो अगर ऐसा सिस्टम है तो वो कैसा फॉर्म करेगा, अगर ऐसा सिस्टम है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, यही है बस पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। अब ये कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक, यानी कि आप किस तरीके से अपने पॉलीमॉर्फिज्म को कैटेगरी करते हैं, इनके पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे यूज करते हैं बेसिकली। तो सबसे पहला है आपका कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। तो जो कंपाइल टाइम होता है, यानी कि वो आपको कंपाइलिंग के टाइम पर पता चल जाता है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या क्या करने वाला है। और जो रन टाइम होता है वो आपको रनिंग के टाइम पर पता चलता है फंक्शन की कि वो अब क्या करने वाला है। तो यही होता है आपका कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से प्यारी सी टेबल बना करके आना, बहुत अच्छे नंबर देंगे वो आपको, ठीक है। नाउ सी, ये आपका डिफरेंस है बिटवीन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, पहले उसके बारे में देखते हैं। द फंक्शन टू बी इन्वोक्ड इज नोन एट द कंपाइल टाइम, यानी कि जो फंक्शन है वो जो इन्वोक होगा, जो इन्वॉल्व होगा, जो जिसको हम यूज करने वाले हैं, वो आपको कंपाइल टाइम पर ही पता चल जाता है। बट जब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात आती है, पॉलीमॉर्फिज्म की बात आती है, तो वो आपको रन टाइमिंग पता चलता है। कंपाइल टाइम जो होता है उसको हम ओवरलोडिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके जो टेक्निक्स है वो ओवरलोडिंग है, मेथड ओवरलोडिंग एंड आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और इसका दूसरा नाम है अर्ली बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग यानी कि क्योंकि वो आपके कंपाइल टाइम पर होती है ना, इस वजह से उसको अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं, या फिर उसको स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं। देन है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसको आप ओवर राइडिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम वर्चुअल कीवर्ड का यूज करते हैं, तो ये एक ओवर राइडिंग की तरह यूज होता है। ओवर राइडिंग के बारे में पूरा आपको नेक्स्ट यूनिट में पता चल रहा होगा। देन है आपका डायनेमिक बाइंडिंग, इसका नाम है, या फिर लेट बाइंडिंग, क्योंकि ये रन टाइम पर आपको पता चलता है तो ये एक लेट बाइंडिंग की तरह से भी यूज होती है। देन ओवरलोडिंग इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वेयर मोर देन वन मेथड इज हैविंग द सेम नेम बट द डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स और द टाइप ऑफ पैरामीटर्स। यानी कि जब ओवरलोडिंग को आप यूज करते हैं ना, तो आपका जो मेथड है उसका नाम सेम होगा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऐड,
पर उसके जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होंगे, जो कि उसको डिफरेंट बना देंगे। उसमें जब सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें 2 पैरामीटर्स थे, लेकिन जब नेक्स्ट दिया था उसमें 3 पैरामीटर्स हो गए। तो ये जो है उसको डिफरेंट बना रहा है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, ओवरराइडिंग इज अ फंक्शन is a runtime polymorphism where more than one method is having the same name, number of parameters and the type of the parameters, यानी कि उसमें सब कुछ सेम होता है। उसमें हम जब वर्चुअल कीवर्ड का यूज करते हैं, जो कि बेसिकली बेस क्लास में ही यूज होता है, तो जब आप उस जिस कीवर्ड को, वर्चुअल कीवर्ड को जब आप यूज कर देते हैं उसी फंक्शन के सामने, तो वो वाला फंक्शन प्रिंट नहीं होता है, दूसरा फंक्शन जो कि ड्राइव क्लास में है वो वाला प्रिंट होता है। ये आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो कि आप पढ़ेंगे, और इसमें आपको वर्चुअल फंक्शंस एंड पॉइंटर्स के द्वारा आप इसको अचीव कर सकते हैं। यानी आपका इट प्रोवाइड्स फास्ट एग्जीक्यूशन, क्यों, क्योंकि ये कंपाइल टाइम पर होता है, तो कंपाइलर को पहले से पता होता है, तो ये फास्ट एग्जीक्यूट होगा। पर रन टाइम पे ये अचानक से आ जाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, वो अचानक से ही आ जाता है, तो वो थोड़ा सा लेट एग्जीक्यूट होता है। इट इज लेस फ्लेक्सिबल एज मेनली ऑल द थिंग्स एग्जीक्यूट एट द कंपाइल टाइम। इट इज मोर फ्लेक्सिबल एज ऑल द थिंग्स एग्जीक्यूट एट द रन टाइम। आप कुछ भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है रन टाइम वाले की। तो ये आपका डिफरेंसेस हैं, इसमें टोटल 6 डिफरेंसेस लिखे हैं। आप चाहें पेपर में अगर आए तो आप 5 डिफरेंसेस भी लिखेंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। नाउ आपका स्टार्ट करते हैं अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से। तो उसमें जो था सबसे पहला टॉपिक था दैट इज योर मेथड ओवरलोडिंग। मैंने आपको इसका एग्जांपल दे दिया है, क्योंकि जो C++ है उसमें जो फंक्शंस होते हैं उन्हीं को ही हम मेथड्स बोलते हैं, राइट। तो इससे पहले जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ऐड का, यहाँ पर मैंने आपको एक इंट a दिया था, मैंने आपको एक इंट b दिया था, वो रिटर्न कर रहा था a+b। तो ये जो मैंने आपको फंक्शन दिया था, उसके बाद आपको एक दूसरा दिया था ऐड समथिंग समथिंग, तो ये जो था यही होता है मेथड ओवरलोडिंग बेसिकली। जब आपका जो नाम है मेथड का वो सेम हो, दोनों मेथड्स का जो नाम है वो सेम हो, बट उसमें जो डिफरेंस हो वो पैरामीटर्स का हो सकता है यहाँ पर जो इंट है वो सेकंड वाले में सपोज ऐड वो फ्लोट हो जाए, राइट। और यहाँ पर अगेन आपका इंट b, तो ये आपका रिटर्न a+b करेगा। ये है आपका डिफरेंस। मेथड ओवरलोडिंग में इस तरीके के डिफरेंसेस होते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे ना तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सी इट्स एग्जांपल। तो ये इसका एग्जांपल क्या कहता है, यहाँ पर आपकी क्लास है एडिशन नाम की, तो आपने इसको पब्लिक के लिए डिक्लेयर कर दिया इंट ऐड। यहाँ पर ये है इंट ए इंट बी, देन आपका ये रिटर्न क्या कर रहा है a+b, और यहाँ पर ये रिटर्न कर रहा है a+b+c। वही वाला क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था। उसके बाद यहाँ पर आपने इसको प्रिंट करवाया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पर आप c(in)(xy), ये जो मैंने यहाँ पर c(in)(xy) यहाँ पर लिखा है, आप इसको इधर भी कर सकते थे, यहाँ पर भी आप इसको कर सकते थे। किस तरीके से, आप बस यहाँ पर लिखते एक दूसरा फंक्शन बनाते void get data, और वो आपका गेट कर लेता, उसमें आप सी आउट का फंक्शन डालते एंटर द नंबर, एंड देन आप उसमें c(in) डाल करके उसको गेट कर लेते, राइट। मैं बता देती हूँ आपको, आप यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, एक अलग फंक्शन दैट इज void get data, राइट। अब इसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं आपको जिस तरीके से सी आउट, ये तो मैं लगाना भूल गई, सी आउट एंटर 2 नंबर्स, ये हम इस वाले के लिए गेट कर रहे हैं। देन आप यहाँ पर लिखते हैं c(in) a एंड देन b, ओके। एंड देन आप यहाँ पर इसके लिए आप करते एज इट इज, यहाँ पे आप एंटर 2 नंबर, और c(in) में आप लिख देते हैं c(in) 3 नंबर को आप एंटर करवा दीजिए, a b एंड योर c, इट्स कंप्लीट ओवर है। और ये वाला फंक्शन आप इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाता है, आप void get data से इसको गेट कर लेते। बट यहाँ पर भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे एंटर 2 नंबर्स, c(in) से आपने इसको एंटर किया, और यहाँ पर आपने xy जो कि आपने वैल्यूज अंदर से ली हैं, आप उसको यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं, राइट।
एंड देन ओवर हियर आपने यहाँ पर भी वही सेम काम किया। यहाँ पर आप यहाँ पर ए बी भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं। जो वेरिएबल लेकिन आप यहाँ पर लेंगे वही वेरिएबल आपको इधर भी लेना होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये होता है आपका मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो कि आप देख सकते हैं। जितना एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने एग्जांपल्स को आप खुद से ही सोचेंगे, आपके लिए उतना ही बेस्ट होगा, राइट। तो इसके एग्जांपल्स को ट्राई कीजिएगा, तभी आपको ये और अच्छे से समझ आएंगे। नाउ है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अभी तक आपने पढ़ा था मेथड ओवरलोडिंग, अभी हम पढ़ेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग यानी कि जैसे कि आपका प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, इनको जब आप बिल्ट इन डेटा टाइप्स के लिए यूज करते हैं तो ये डायरेक्टली यूज हो जाते हैं, एक्सेस हो जाते हैं। बिल्ट इन डेटा टाइप्स यानी कि अगर आप लिखें कि ए प्लस बी और आपने ए की वैल्यू डिक्लेयर कर दी है, बी की भी कर दी है और आपने इसको सी में स्टोर करवा दिया, आपने इनका टाइप भी डिक्लेयर कर दिया, सब कुछ कर दिया, ये मैं आपको यहाँ पर नहीं बताने वाली हूँ। तो इसको कहते हैं आराम से आपके ऑपरेटर ने काम कर दिया। बट अगर हम इसको ऑब्जेक्ट्स में यूज करेंगे ना तो ये अपना काम नहीं करेगा, ये आपको एरर शो करवाएगा। इसको ऑब्जेक्ट्स में यूज करने के लिए आपको इसको डिफाइन करना होता है कि ये क्या काम करेगा अपने अकॉर्डिंग। जब आप इसको मैनिपुलेट कर, मतलब कि मैनिपुलेट भी नहीं, अपने अकॉर्डिंग आप जब इसकी डेफिनेशन देते हैं कि ये काम करेगा, तब आपके लिए वो काम करेगा, उसको कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये पॉलीमॉर्फिज्म का एक बहुत बेहतरीन सा टाइप है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो जितने भी ऑपरेटर्स हैं आपके पास, आप उन सबको ओवरलोड कर सकते हैं। बस कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिनको आप ओवरलोड नहीं कर सकते। बेसिकली ऑपरेटर ओवरलोड में क्या होता है कि आप अपने जो ऑपरेटर है ना, इनको इनसे हटकर कुछ काम देते हैं, हटकर भी नहीं, मतलब कि इनके अलावा इनको कुछ और भी काम दे देते हैं, कुछ और तरीके से इनको डिफाइन करके काम देते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देंगे कि ये जो ऑपरेटर है, इस तरीके से आप लिखेंगे यहाँ पे ऑपरेटर प्लस फंक्शन की तरह इसको बनाएंगे, फिर इसको डिफाइन करेंगे यहाँ पर। ये होता है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो जो ऑपरेटर्स हैं जिनको आप ओवरलोड नहीं कर सकते, दैट इज योर स्कोप ऑपरेटर, जो कि कुछ ऐसा होता है, ये बस ये दो डॉट्स होती हैं। एंड योर साइज ऑफ ऑपरेटर, इसको आप रिटर्न करते हैं सीधे और ये आपको साइज बता देता है। एंड देन योर टर्नरी ऑपरेटर, और भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, ये बेसिक ऑपरेटर्स जिनको आप ओवरलोड नहीं कर सकते। बाकी सारे ऑपरेटर्स को आप ओवरलोड कर सकते हैं, जैसे प्लस प्लस, माइनस माइनस, इक्वल टू, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले, ये सारे ऑपरेटर्स को आप ओवरलोड आराम से कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले सबसे आसान से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम ये वाले ऑपरेटर जो होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स, उनके ऊपर काम करेंगे। तो देखिए कैसे काम करते हैं। आपने ये वैल्यू जो है ये प्राइवेटली डिक्लेयर करी, फिर आपने ये एक फंक्शन बनाया, पब्लिक वॉइड गेट डेटा, एंटर द वैल्यू, सी इन वैल्यू। आपकी जो वैल्यू है ये इसमें चली जाएगी। तो आप वैल्यू कंप्यूटर से एंटर करेंगे, कीबोर्ड से एंटर करेंगे बेसिकली। देन आपका ऑपरेटर प्लस प्लस, यहाँ से आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग स्टार्ट होती है। वॉइड, जो कि आप रिटर्न नहीं करवाना चाहते कुछ। देन ये ऑपरेटर, ये कीवर्ड है जो आपको यूज करना है ऑपरेटर को डिफाइन करने से पहले, क्योंकि ऑपरेटर है। देन ये प्लस प्लस, अब इसकी हम डेफिनेशन दे रहे हैं। क्या डेफिनेशन दे रहे हैं? प्लस प्लस वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू को प्लस कर देगा, एक से वैल्यू को बढ़ा देगा। ये तो काम होता है प्लस प्लस वैल्यू का। जब आप कहीं भी लिखते हैं बेसिकली प्लस प्लस ए लिखेंगे तो वो आपकी वैल्यू को बढ़ा देगा नॉर्मल में, बिल्ट इन डेटा टाइप से। बट क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो यहाँ पर अगर आप प्लस प्लस वैल्यू लिखेंगे ना डायरेक्टली, यहाँ पर अगर आप प्लस प्लस वैल्यू लिखेंगे तो वो काम नहीं करेगा, वो एरर शो कर देगा। उसके लिए आपको एक इस तरीके से ऑपरेटर ओवरलोड करना होगा। उसको डिफाइन किया और जैसे ही आप ये वैल्यू को वॉइड डिस्प्ले, कि अब आप इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, न्यू वैल्यू वैल्यू। ठीक है, और एक और चीज मुझे आपको बतानी है कि अगर आपको ये वैल्यूज को बाहर डिक्लेयर करना है डेटा के, वहां पर आपकी पूरी क्लास खत्म हो गई थी। अब उसके आगे का ये आपका कोड है, इंटीजर मेन इंक्रीज n1। आपकी जो क्लास थी उसका ही यहाँ पर लिखा है इंक्रीज in1, जो हमने ऑब्जेक्ट का नाम दिया, प्लस प्लस in1। अब ये काम करेगा क्योंकि हमने इसको डिफाइन कर दिया है। क्या? अब ये काम करेगा क्योंकि हमने इसको डिफाइन कर दिया। अगर आप पहले इसको बिना डिफाइन करे इसको यूज करते ना तो एरर शो करता। अब यहाँ से आप इसको गेट डेटा करिए, फिर आप इसको डिस्प्ले कर दीजिए। यहाँ से अपनी वैल्यू सपोज आपने 5 डाली, फिर डिस्प्ले में आपको 6 दिखाएगा, राइट। आप इस कोड को प्लीज राइट कीजिएगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। देन सी योर नेक्स्ट कोड।
ये क्या है, ये है आपका जो प्लस ऑपरेटर है ना, ये वाला, इसके लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आपने इन टैक्स आपका प्राइवेट है, पब्लिक में आपने गेट डेटा कर दिया, एंटर द वैल्यूज CINX एंड क्या आप वैल्यू ले रहे हैं। अब आप यहाँ से ऑपरेटर को डिक्लेयर कर दिया आपने कि हम एक ऑपरेटर को यूज करना है। अब इसको डिफाइन नहीं किया है, ध्यान से देखिए, वॉइड ऑपरेटर प्लस ए, ये जो ए है, अभी यहाँ पे पैरामीटर भी सुन लीजिए, ये जो ए है ये इस क्लास के लिए यूज हुआ है क्योंकि हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ऑपरेटर यूज करने वाले हैं। अब इसको डिफाइन भी तो करना बाकी है ना, वो और देखेंगे अभी हम, पहले आप ये इतना जानिए कि यहाँ पर जो ये आपने ऑपरेटर प्लस ए जो ब्रैकेट में लिखा है ना, इसका मतलब है कि हम इस वाली क्लास पर, जो ए क्लास है, उस पर हम ये ऑपरेटर को यूज करने वाले हैं। यानी कि इसका जो आर्ग्यूमेंट, आपका जो आर्ग्यूमेंट हो जाता है C इज इक्वल टू A प्लस बी, है। तो इसी तरीके से ये आपको यूज करना है कि आप इसमें इसको यूज करें क्लास ए में, ठीक है। तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं आगे, सी, यहाँ पर आप इसको डिफाइन, और एक और बात है, जब भी आप अपने जो आपने फंक्शन है उसको अगर आपको क्लास के बाहर डिफाइन करना हो, उसके क्लास के बाहर अगर आपको उसको डेफिनेशन देनी हो, तो आप किस तरीके से देंगे, वो यहाँ पर है, वॉइड ए, ये आपका स्कोप वेरिएबल ऑपरेटर प्लस ए, ये जो ए है ये किसके लिए है, ये पॉइंटर की तरह काम कर रहा है कि ये जो इस वाली एड्रेस का, इस वाली क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके साथ आपको बेसिकली करना क्या है, ये इसके बाद ये जो ये तो क्लास का ए है, ये आपकी किसी ऑब्जेक्ट का ए है बेसिकली, ठीक है। आप इस तरीके से समझिए। हाँ, तो एक और बात बतानी थी ना मुझे आपको, दैट इज कि अगर आप, ये क्वेश्चन भी आया था पेपर में कि जब आपको अपना कोई भी मेथड, कोई भी फंक्शन, कुछ भी क्लास के बाहर डिक्लेयर करना है, तो आप उसको किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, आप उसको कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, इस ऑपरेटर की हेल्प से। यहाँ पे आप इसको डिफाइन करें, जैसे कि आपने पहले देखा था, वहां पर लिखा था वॉइड ऑपरेटर प्लस, देन यहाँ पर था ए, कुछ इस तरीके से लिखा था वहां पर। तो आप इसको या तो वहीं पर डिफाइन कर देते, ये वाली सारी वैल्यू आप वहीं पर ही लिख देते हैं, बट वहां पर नहीं लिखा था, हम इसको बाहर लिखना चाहते हैं, तब आपको कुछ इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा, ये ऑपरेटर यूज करके आप इसको डिफाइन करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने डिफाइन कर रहे हैं इंट एम, एम एक नई वैल्यू है जिसमें हम स्टोर करा रहे हैं x इज इक्वल टू ए डॉट एक्स। आपने x की वैल्यू, पहले आपने x डिक्लेयर कर दिया, अब आपने x दे भी दिया कीबोर्ड को, तो वो वाला x प्लस ए डॉट एक्स, ए डॉट एक्स क्या है, ये जो a डॉट एक्स है ना, यहाँ पर ये जो x की वैल्यू है, ये वो वाली वैल्यू जो आपने कीबोर्ड से दी थी। तो a डॉट एक्स यानी कि उस क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के बाद आप इसमें ये a प्लस करेंगे, राइट। तो इससे ये क्या करेगा, ये पहले x को एक्सेस करेगा, देन आपके a डॉट एक्स को, a डॉट एक्स यानी कि जो दूसरे क्लास का, आई मीन टू से जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो उसको एक्सेस करेगा। पहले ये आपके x को एक्सेस करेगा, देन ये आपको a डॉट एक्स को एक्सेस करेगा। तो ये इस तरीके से ये आपके दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स को प्लस करके दे देगा आपको। द रिजल्ट ऑफ द एडिशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज m, जो कि आपने m में स्टोर करवा दिया है। देन इंट a, क्लास के ऑब्जेक्ट्स a1 a2, यहाँ से आप a1 a2 को गेट करवाइए, देन इसको a1 प्लस a2 का फंक्शन आप यहाँ पर अब यूज कर सकते हैं क्योंकि आपने इसको डिफाइन कर दिया। ऑपरेटर प्लस क्या काम करेगा, आपने बता दिया कि वो x प्लस a डॉट एक्स को ऐड कर देगा और उसको एक नए वेरिएबल में स्टोर करवा देगा और फिर आप उसको आराम से प्रिंट करवा सकते हैं, राइट। तो होप आपको ये समझ आया होगा। अब ये आपका नेक्स्ट कोड नेक्स्ट ऑपरेटर के लिए, वो ऑपरेटर है ये वाला, इस ऑपरेटर के लिए, इस ऑपरेटर का क्या काम होता है कि वो आपको बताता है कि कोई वैल्यू एक दूसरे के बराबर है या नहीं। सी, यहाँ पे आपने ये इंट एक्स को डिक्लेयर किया, पब्लिकली वर्ड गेट डेटा आपने गेट किया, एंटर द वैल्यू, देन यहाँ पे बुलियन यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं ना बुलियन, इसलिए यहाँ पे यूज किया कि या तो वो फॉल्स ही होगा या फिर वो ट्रू ही होगा। ऑपरेटर इक्वल टू ये क्या काम करने वाले हैं, इससे पहले जब हमने डिफाइन किया था वो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया था इसके अंदर ही, क्या मतलब इसके बाहर डिफाइन किया था, बेसिकली क्लास के बाहर डिफाइन किया था, यहाँ पर हमने क्लास के अंदर ही डिफाइन कर दिया। तो किस तरीके से किया है, बूलियन ऑपरेटर इक्वल टू ए एंड ये एड्रेस है ए का, जो कि वहां पे मैंने लिखा था। इट्स ओके, अगर आप लिखना चाहें लिखिए, नहीं लिखना चाहें मत लिखिए, इट्स ओके। एड्रेस ए
देन इफ x इज इक्वल्स टू a डॉट x, ये x की वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू है ना जो कि आप कीबोर्ड से एंटर करने वाले हैं, इज इक्वल्स टू a डॉट x, यानी कि वो ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है, अब दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को, पहला वाला ऑब्जेक्ट उसने एक्सेस कर लिया, अब वो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है, तो आप रिटर्न करेंगे ट्रू, नहीं तो आप उसको फॉल्स रिटर्न करेंगे। ये है आपका पूरा क्लास। अभी इसका आगे का कोड देखते हैं, राइट। अब ये देखिए ये आपके उसके आगे का कोड है, वहां तक आपने पूरी क्लास को डिफाइन कर दिया था कि वो क्या क्या करेगी, अब उसका कोड है यहाँ पे इंटीजर मेन a1 a2 ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इससे आप गेट कर रहे हैं डेटा को। अभी यहाँ से डिफाइन स्टार्ट होती है, इफ a1 इज इक्वल्स टू a2, ये जिस तरीके से आप इसको डिफाइन कर पा रहे हैं ना, ये आप इसको तब नहीं कर पाते अगर आप इसको डिफाइन नहीं करते। ऊपर जिस तरीके से आपने इसको एक्सेस कर लिया, यूज कर लिया, अगर आप इसको बिना डिफाइन किए यूज करते तो ये एरर शो करता। तो यहाँ पे आप चाहते हैं आप कि वो क्या प्रिंट करे, बेसिकली वहां पर आपने बताया था कि वो रिटर्न ट्रू करेगा, है ना, आपने उसको ये बताया था, बट अभी यहाँ पर आप चाहते हैं कि वो एक्चुअली वहां पर क्या लिखेगा, इक्वल नंबर्स लिखेगा, इक्वल वैल्यूज लिखेगा, या फिर नॉट इक्वल लिखेगा, ये सब आप यहाँ पर करेंगे, राइट। तो इस कोड को आप यूज करके देखना अपने कंपाइलर में, राइट। और आप इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे कोड्स बना सकते हैं, बस आपको अब ये पता चल गया कि आप उसको डिफाइन कैसे करेंगे, राइट। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले जो ऑपरेटर सिखाया था जो ओनली प्लस प्लस का था, वहां पर आप माइनस माइनस करके डिक्रीमेंट भी कर सकते थे, फिर आपको मैंने प्लस वाला ऑपरेटर दिखाया था, उसमें आप मल्टीप्लाई यूज करिए, माइनस करिए, डिवाइड करिए, जो यूज करना चाहते हैं वो यूज करिए और वो उसका फंक्शन बनाइए, ठीक है। जिस तरीके से एक होता है उस तरीके से सारे हो जाते हैं। तो यही था ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, ठीक। नेक्स्ट इज योर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि वर्चुअल फंक्शन। इसमें क्या होता है, अभी आप सोचो आपके पास एक बेस क्लास है, राइट, उसमें आपका कोई फंक्शन है सपोज डिस्प्ले नाम से, देन आपकी एक डिराइव्ड क्लास है, राइट, उसमें भी आपका एक फंक्शन है डिस्प्ले नाम से। देन जब आप अपने एक्चुअल कोड में डिस्प्ले को कॉल करेंगे, राइट, जब अपने एक्चुअल कॉल में कोड में डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो आपका कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, व्हाट टू डू, व्हाट टू एक्सेस, व्हाट टू प्रिंट, कि बेस वाला प्रिंट करूं या फिर ये ड्राइव्ड वाला प्रिंट करूं, बेस वाला प्रिंट करूं या फिर ये ड्राइव्ड वाला प्रिंट करूं। तो इस पॉइंट से बाहर निकलने के लिए आप यहाँ पर एक वर्चुअल लिख दीजिए कीवर्ड, तो उसको पता चल जाएगा कि उसको ये वाला प्रिंट नहीं करना है, उसको ये वाला प्रिंट करना है, राइट। तो इस तरीके से आपने इस डिस्प्ले को दो तरीके से यूज कर लिया, इसकी दूसरी फॉर्म बना दी, है ना, इसकी दूसरी फॉर्म बना दी, तो इसको कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म थ्रू वर्चुअल फंक्शन, राइट। आप इसको बस वर्चुअल लिखेंगे तो आपका ये वाला डिस्प्ले नहीं होगा, ये वाला डिस्प्ले हो जाएगा, एक ही नाम है उसका, लेकिन वो काम तो दूसरा कर रहा है ना, पैरामीटर भी इन लोगों का सेम हो सकता है ना, पर लेकिन ये काम अब दूसरा करेगा। कैसे, आपको पता चल जाएगा ना कि वर्चुअल वाला अगर ये है तो ये करवाइए, ये है तो ये करवाइए, मतलब कि जैसे कि वर्चुअल जो कीवर्ड जैसे आप डालते हैं ना, तो उससे क्या होता है, उसको पता चल जाता है कि मेरे को ये वाला डिस्प्ले नहीं करवाना है, मेरे को दूसरे वाला डिस्प्ले करवाना है। और जो वर्चुअल कीवर्ड होता है वो ज्यादातर बेस क्लास में ही डाला जाता है, क्योंकि आपको, क्योंकि अगर आपको बेस क्लास वाले जो कीवर्ड है, इस फंक्शन है डिस्प्ले, अगर आपको इसकी जरूरत होती तो फिर आप अपना ड्राइव क्लास में फंक्शन क्यों ही बनाते नया, है ना, इस वजह से। अभी आप कहोगे कि अगर ऐसा है तो हम डिस्प्ले वाले को डिलीट कर देंगे ऊपर से, पर क्या होता है ना, जब आप बड़े बड़े कोड्स लिखते हैं तो आपको वहां पर ऐसा लगता है कि अब उसको डिलीट करना, या फिर आपको हो सकता है उसके बाद में भी जरूरत पड़ जाए, तो उस टाइम के लिए वर्चुअल लिखना बहुत अच्छा होता है, बहुत आसान होता है, राइट। तो इसका एक कोड देखिए, हेयर इज योर कोड। ये क्या है, पब्लिक, ये आपकी बेस क्लास है, यहाँ पे आपने वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले कर दिया, यहाँ पे आपने बेस क्लास लिख दिया, देन आपने डिराइव करके जो पब्लिक बेस क्लास को आपने इनहेरिट कर लिया, एंड देन योर वॉइड डिस्प्ले, देन योर सी आउट ड्राइव क्लास। जब आप इसको, ये पॉइंटर है, अभी पॉइंटर्स का भी यूज करते हैं उसको कॉल करने के लिए, तो यहाँ पे बेस स्टार बेस 1 इज इक्वल्स टू एंड ड्राइव 1, यानी कि अभी ये क्या करेगा, ये जो पॉइंटर है वो यहाँ पर जा करके वो इसको एक्सेस करेगा, इस वाले को, है ना, वो आपके लिए
ड्राइव्ड को एक्सेस करेगा। उसका एड्रेस आपने ड्राइव 1 डाल दिया ना, बेस 1 जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका आपने एड्रेस इधर डाल दिया, तो वो अब इधर आएगा और फिर यहाँ से आपका डिस्प्ले कर देगा। तो बेस 1 ये पॉइंटर योर डिस्प्ले, राइट। इस तरीके से ये आपका यूज होता है। ये यहाँ पे आपने पॉइंटर इसलिए लिखा बेसिकली ताकि आप इससे बता सकें कि आपको ये वाला प्रिंट, बेस क्लास वाला प्रिंट नहीं करवाना, आपको ये वाला प्रिंट करवाना है। होप आपको ये समझ आया होगा। ये थोड़ी सी टिपिकल सी चीज है, इट्स ओके, बट इसको समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा, ठीक है। नाउ सी योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। मैंने आपको कहा था आपके फर्स्ट यूनिट में कि आपको ये मैं इस वाले यूनिट में पढ़ाऊंगी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, क्योंकि इसमें आपको वर्चुअल फंक्शन है। आपको वर्चुअल के बारे में मैंने बता दिया कि वर्चुअल क्या काम करता है। तो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन? वो होता है एक वर्चुअल फंक्शन ही है, बट जब वर्चुअल फंक्शन के आगे इज इक्वल टू 0 लग जाए, जैसे कि यहाँ पे लगा है वर्चुअल वॉइड, ये आपका फंक्शन का नाम है, डिस्प्ले के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इज इक्वल टू 0, तो ये आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाता है। और जिस क्लास में, अगेन आई एम रिपीटिंग, जिस भी क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बन जाती है। जिस भी क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बन जाती है, राइट। तो ये जो आपका वर्चुअल फंक्शन होता है ये अपने क्लास में डिफाइन नहीं होता है, ये नेक्स्ट क्लास में डिफाइन होता है जो उसको इनहेरिट करती है। या तो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास से जो क्लास इनहेरिट होगी वो खुद से एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास हो जाएगी। कैसे? वो भी इसको इस वाले फंक्शन को डिफाइन ना करे, वो भी इज इक्वल टू 0 डाल दे और वो प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाए। और आपकी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास होने के लिए एक कम से कम एटलीस्ट मिनिमम 1 प्योर वर्चुअल फंक्शन होना इम्पॉर्टेंट है, जरूरी है, नेसेसरी है इनफैक्ट। तो आपकी जो भी क्लास प्योर वर्चुअल फंक्शन वाली क्लास यानी कि आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगी वो उस प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन करेगी। जैसे कि आपकी ये वाली क्लास जो इस वाली बेस क्लास से डिराइव्ड है उसने DISP वाले फंक्शन को डिफाइन किया है, दैट इज व्हाट सी आउट डिराइव्ड क्लास, क्योंकि ये प्रिंट करेगा। और आपने जैसे ही उसके बाद आपको क्या करना है, डिराइव्ड ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आप पॉइंटर यूज कर रहे हैं, आप विदाउट पॉइंटर भी इसको यूज कर सकते थे। आप सीधे लिखते हैं डिराइव्ड ऑब्जेक्ट एंड देन यू शुड राइट ऑब्जेक्ट डॉट DISP, जो कि आपको पता है कि हमको ये लिखना होता है इन दोनों जगहों की जगह पर। बट आपको पॉइंटर भी यूज करना आना चाहिए क्लासेस इन ऑब्जेक्ट्स में, दैट्स व्हाई आई रिटन ओवर हियर दिस। तो बेस आपने इस वाली क्लास का एक पॉइंटर बनाया है नेम्ड PTR, आप पॉइंटर कुछ भी नाम से ले सकते हैं। और उस पॉइंटर में आपने क्या वैल्यू स्टोर करवाई है, इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट का एड्रेस आपने उसमें स्टोर करवाया है। और एक और बात, मैंने तो यहाँ पर ये पूरी एक ही लाइन में लिख दिया है, आप लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, स्टडी पर्पस के लिए मैंने लिख दिया है। आप लोगों को पहले लिखना है बेस स्टार PTR, यानी कि आप पहले इसको डिक्लेयर करेंगे, देन आप इसको यूज करेंगे। यू हैव टू राइट PTR इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट, राइट। ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन है या फिर इसका प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग है, आप इस तरीके से ही लिखेंगे। देन उसके बाद आपने अपने पॉइंटर को पॉइंट कर दिया इस वाले फंक्शन की तरफ। आपको ये दिख रहा है ना, ये बिल्कुल पॉइंटिंग की तरह है। आप यहाँ पे ये अंडरस्कोर बनाइए, सॉरी वो वाला माइनस वाला साइन बनाइए, फिर उसके बाद ये लगा दीजिए आपका ये, और उसके आगे आपको जो भी फंक्शन प्रिंट करवाना है वो लिख दीजिए और आपका ये वाला फंक्शन प्रिंट हो जाएगा। होप आपको एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी, राइट, फाइन। तो आपकी ये वाली वीडियो खत्म होती है और आपका ये वाला यूनिट भी। इस वाले यूनिट में बहुत सी नई नई चीज़ें थी, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, उसके टाइप, टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें थी। और बस ध्यान से पढ़ना, ये थोड़ी सी टिपिकल सी चीज़ें होती हैं, इनको ये एक बार में दिमाग में नहीं बैठती, इनको आपको कोड लिख लिख के देखना होगा। और यही वाले कोड्स नहीं, आप और भी अपनी मर्जी से, अपने लॉजिक से, अपनी इमेजिनेशन से नए नए कोड्स सोचिए, नए नए कोड्स लिखिए, टाइप्स देखिए उसके कि क्या क्या एग्जाम्पल्स फिट होते हैं बेसिकली उस जगह पर, तो और नए नए एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में आएंगे। देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कोड योरसेल्फ।